नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे थे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो पर हमने चर्चा की थी, जो होम रूल लीग आंदोलन है वो दो व्यक्ति पर ने स्टार्ट किया था, पहला तिलक का और दूसरा एनी बेसेंट का। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि इनकी होम रूल में क्या अंतर था, क्या स्थितियां इनके साथ थी। देखिए लिखा है, होम रूल लीग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय, ये किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं था, ये क्या था, अखिल भारतीय जन आंदोलन था, जिसका नेतृत्व कौन कौन कर रहा था, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। मैंने आपको इससे पहले दोनों व्यक्तियों का नाम बताया। तो तिलक का होम रूल लीग और एनी बेसेंट का होम रूल लीग, क्या अंतर था, क्या क्या चीजें थी, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप टाइम पीरियड देखिए। अब इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मंथ के साथ इसका टाइम पीरियड याद करना है। मतलब आपको याद रखना है अप्रैल 1916। क्या याद रखना है, अप्रैल 1916। कह रहा है कि अप्रैल 1916 को इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, जिसमें जोसेफ बैप्टिस्टा को अध्यक्ष देख लीजिए कौन थे, और केलकर जो थे वो सचिव थे। तो क्वेश्चन आया है एक बार, उसमें ऑप्शन में दिया गया था कि अध्यक्ष कौन थे, और उसमें बैप्टिस्टा और केलकर दोनों का नाम आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं केलकर क्या थे, वो सचिव थे, और बैप्टिस्टा क्या थे, वो अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्होंने मराठा और केसरी, से पहले जब हमने आपको तिलक के बारे में चर्चा की थी तो बताया था उनको कि इन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्रों का जो है प्रकाशन किया था। तो कह रहा है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, होम रूल आंदोलन को चलाया था। इसी के माध्यम से, इन्हीं दो समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने इसका प्रचार किया था। ठीक है, फिर कह रहा तिलक की होम रूल लीग के अंतर्गत कौन कौन सा एरिया आता था। तो देखिए एरिया किसका कहाँ कहाँ है। एरिया अगर हम तिलक के बारे में बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार, बंबई को छोड़कर। ठीक है, बंबई इनके अंतर्गत सम्मिलित नहीं था, जबकि देश का शेष भाग एनी बेसेंट की लीग को मिला था। तो एरिया देखिए आप, तिलक का एरिया लग रहा है छोटा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत है, और बरार है, उसमें मुंबई को छोड़कर। ठीक है, एनी बेसेंट की बात करें तो उनका देखिए सितंबर 1916 है। कब है, सितंबर 1916। ठीक है, आयरलैंड के होम रूल लीग के समान, इनका जो तुलना अगर की जाए तो इनका जो होम रूल लीग है वो किससे समान था, आयरलैंड के समान था। इन्होंने एक राजनीतिक आंदोलन चलाया। ठीक है, इनकी अगर देखें तो इन्होंने अपने विचार को किसके माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से। किसकी, उनके बारे में अगर पूछा गया तो आप बताएंगे कि किसके किसके माध्यम से, मराठा और केसरी के माध्यम से। और एनी बेसेंट के बारे में आया तो आप क्या बताएंगे कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से। ठीक है, इन्होंने अपने विचार को प्रचारित किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष बुने एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम भारतीय पूछे तो आपको बताया था 1925 वाला, कमेंट करके बताइएगा कौन थी। फिर कह रहा जॉर्ज आरुंडेल को संगठन का सचिव और रामास्वामी अय्यर को महासचिव बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अरुंडेल क्या है, सचिव है, और वीपी वाडिया को क्या बनाया गया, कोषाध्यक्ष। तो नाम इनका याद रखिए, कौन सचिव है, कौन महासचिव है, कौन अध्यक्ष है। कब स्टार्ट हुई थी, सितंबर 17 में स्टार्ट हुई, 16 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सितंबर 16 और अप्रैल 16, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं विधायी संशोधन में बात करते हैं। एक आपका एक नया टॉपिक है। देखिए विधायी संशोधन के अंतर्गत जो है वो अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो एक्ट ला रहे थे उस एक्ट के माध्यम से वो कहते थे हम भारतीयों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, भारतीय प्रशासन या भारतीय राजनीतिक स्थितियों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। बट अगर आप देखें बहुत ही पैनी नजरों से तो आप ये जानेंगे कि ये ना चाहते भारतीयों के लिए या भारत के लिए अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के लिए ये एक्ट नहीं ला रहे थे, बल्कि वो अपने प्रशासन मतलब अपनी जो स्थिति है वो सुदृढ़ करने के लिए राजनीतिक रूप से ये जो है संशोधन या ये विधायी संशोधन लेके आ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग पहला संशोधन पढ़ेंगे जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में विनियमन का अधिकार मिला। विनियमन मतलब होता है कि आप भारतीय मामलों को देख सकते हैं, ये मतलब होता है विनियमन का। तो भारतीय मामलों में क्या मिला, विनियमन का अधिकार मिला। इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्वेश्चन आता है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस सन में हुई, 1774 में। किस एक्ट के थ्रू हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। इसमें क्या था, मुख्य न्यायाधीश जो थी, अब सुप्रीम कोर्ट है तो कोई मुख्य न्यायाधीश रहेगा, तो एलिजा इम्पे। कौन रहा है, जी हाँ, एलिजा इम्पे। और अन्य 3 न्यायाधीश जिसमें लिमेस्टर्स, चैम्बर्स और हाइट शामिल थी। तो
तो आप देख सकते हैं कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 73 के एक्ट से की गई है, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थी वो एलिजा इम्पे है, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, और 3 अन्य न्यायाधीश जिसमें लिमेस्टर्स, चैम्बर्स और हाइट थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लिमेस्टर्स, चैम्बर्स और हाइट थे। इसी क्रम में दूसरा जो विधायी संशोधन लेके आ गया वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक, इसके अंतर्गत क्या लागू किया गया, इसके द्वारा शासन की दोहरी प्रणाली, एक कंपनी और एक दूसरी संसदीय बोर्ड, ये लागू की गई। मतलब एक तरफ तो कंपनी शासन के मामलों को देख रही है, दूसरी तरफ संसदीय बोर्ड भी भारत की जो है शासन के बारे में क्या कर रहा है, देख रेख कर रहा है। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा इसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब अब क्या कह रहा, ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों और प्रशासन के मामलों में। देखिए 84 के एक्ट से क्या हुआ कि अब ब्रिटिश सरकार कह रही जो भी कंपनी काम कर रही है या भारतीय प्रशासन के अंतर्गत कंपनी जो काम करती है उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसी के मामले देखिए व्यापार को छोड़कर सभी मामले जैसे सैन्य, असैन्य, राजस्व, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिए गए। मतलब बाकी मामले किसके अंतर्गत कर दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत। इस एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासन पर गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली काउंसिल का नियंत्रण स्थापित हो गया। कौन कौन करेगा नियंत्रण, गवर्नर जनरल और 3 सदस्य की जो काउंसिल होगी वो नियंत्रण करेगी। इसी क्रम में आगे है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब कह रहा भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब केवल ब्रिटिश कंपनी ही भारत में व्यापार नहीं करेगी बल्कि और कंपनियां भी भारत में आके व्यापार कर सकती हैं। इसके अलावा शिक्षा और साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। क्वेश्चन आता है कि शिक्षा साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत, तो 13 एक्ट। क्या एक्ट, 1813 का एक्ट के तहत 1 लाख रुपए खर्च करेंगे किसमें, शिक्षा और साहित्य में। आप देखिए 1 लाख क्या कोई वैल्यू होती है, 1 लाख में क्या भारतीय शिक्षित हो जाएंगे। लेकिन देखिए केवल एक सांकेतिक रूप से कि भारत के प्रशासन में हम कितना योगदान दे रहे हैं, हम चाहते हैं भारतीय क्या कर सके, पढ़ सके, उन्होंने ये सांकेतिक रूप से बात कही। ईसाई मिशनरियों की भारत में प्रवेश की छूट मिली। अब देखिए एक तरफ अपने लिए तो आप अपने वेलफेयर के लिए संशोधन कर रहे हैं, आप इसके तहत देखिए कि आप ईसाई मिशनरीज को भारत में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ऑफिशियली एंटर करवा रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि धीरे धीरे भारत किस ओर उन्मुख हो जाए, वैदिक कल्चर को छोड़कर किस ओर उन्मुक्त हो जाए, वो क्रिश्चियनिटी की ओर उन्मुक्त हो जाए। और इसके लिए बहुत सारे ये स्कूल्स खुलवाते हैं, बहुत सारे चिकित्सालय खुलवाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट देते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अब भारतीय प्रशासन और वित्त का केंद्रीकरण कर दिया गया तथा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। मतलब अभी तक जो गवर्नर जनरल था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाला पहला विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले। अच्छी तरह आप जानते हैं इन्होंने मैकाले मिनेट दिया था। ठीक है, दास प्रथा के उन्मूलन के लिए निर्देश इसी एक्ट में दिए गए। तो आप देख सकते हैं 33 के एक्ट में क्या क्या चीजें हुई। इसी क्रम में हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया था, कार्यपालिकी और विधायी शक्तियों का क्या किया गया, पृथक्करण। मतलब पहले दोनों जो कार्य है वो एक ही संस्था देख रही थी, लेकिन अब कार्यपालिका कार्य अलग संस्था देखी और विधायी का कार्य अलग संस्था देखेगी। ठीक है, पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। ध्यान रखा, ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार विधान परिषद स्थापित की गई, और इनके जो पारित जो भी विधेयक होंगे वो गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार माना गया। मतलब गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार भी इसी एक्ट के तहत दिया गया। 1858 का एक्ट बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भारत परिषद अधिनियम। 1857 का विद्रोह हो चुका था, ब्रिटेन डर चुका था। अच्छा, अतः 57 के बाद 58 का एक्ट है। इसमें क्या किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से यह अधिकार क्यों छीना गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा लग रहा था ब्रिटेन की संसद को कि वो सही से वहां का प्रशासन नहीं देख रही। अगर वो प्रशासन देख रही होती तो 57 जैसे विद्रोह ना हुए होती। इसी से डर कर क्या किया गया कि जो भी कंपनी के अधिकार है, चाहे वो उनको प्रशासनिक अधिकार मिले हो, चाहे राजनीतिक अधिकार मिले हो, उन सभी को किसके तहत कर दिया गया। अब जो भी काम होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होगा। ठीक है, इस अधिनियम भारत में वो लिखा है 1857 की क्रांति का प्रतिफल था। इसमें नियंत्रण मंडल, निदेशक मंडल का पद समाप्त कर दिया गया और इसके लिए भारत सचिव का पद बनाया गया। देखो भारत सचिव का पद भले बनाया गया, लेकिन इसमें किसी ना किसी अंग्रेज की नियुक्ति होती थी। नाम भारत सचिव है लेकिन नियुक्ति अंग्रेज की होती है, वही सब कुछ देखता है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को वायसराय कहा जाने लगा। अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय। क्या कहा जाने लगा, वायसराय। और पहला वायसराय कौन थे, लॉर्ड
कैनिंग थे। 1852 का भारत परिषद अधिनियम क्या था? इसमें बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। जो भारतीय सदस्य थे उनको बजट पर बहस कर सकते थे और आप चाहे तो प्रश्न पूछ सकते थे, ठीक है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की क्या हुई थी? शुरुआत हो गई थी 92 के एक्ट से। अब देखो 1909 का एक्ट सबसे पहले इसको कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक सचिव थे उस समय और एक हमारे गवर्नर जनरल थे, मतलब सॉरी वायसराय थे, क्योंकि उस समय वायसराय कहा जाने लगा। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन सत्र की व्यवस्था की गई। अब देखिए क्या करें मुसलमानों, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप फूट डालो राज करो की नीति अच्छे से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? फूट डालो राज करो, जो कैनिंग ने शुरू की थी, आप देखिए इस एक्ट में आपको अच्छे से दिख जाएगा। मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन सत्र की व्यवस्था की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का पिता कहा जाता है। ये मिंटो जो व्यक्ति थे ये नहीं चाहते थे हिंदू मुस्लिम साथ में काम करे, हिंदू मुस्लिम साथ में जो है बैठ के प्रशासन को संभाले भारत की। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ हम क्या करें, लड़ा दे, और ये लोग लड़ते रहेंगे और इस स्थिति का लाभ उठा के हम भारत में प्रशासन करते चले जाएंगे। तो आप देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। बजट पर विवेचना करना और अनुपूरक प्रश्न पूछना, अभी तक था बजट में क्या करते, बहस कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, अब आप अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी को पहला विधिक सदस्य सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बना दिया गया। सत्येंद्रनाथ सिन्हा आए कई बार। 1919 में क्या था? मार्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधीन में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक कब हुई? 19 में। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली परंतु सीमित मताधिकार लागू किया गया, ठीक है। ये हो गया आपका 1919 का एक्ट। अब बहुत महत्वपूर्ण है 1935 का एक्ट। इसमें क्या किया गया? प्रांतों में स्वायत्त शासन जो कि 1919 के द्वैध शासन में लगाया गया था, समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में स्वायत्तता जो द्वैध शासन लगाया था प्रांतों में, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। अभी तो उसमें क्या था? प्रांत में, उसमें केंद्र में। शक्ति विभाजन 3 सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभक्त कर दिया गया। देखो ये सूची हम आज भी देखने को मिलती है, ठीक है। भारत को वर्मा से अलग कर दिया गया। पहले वर्मा भारत का ही पार्ट था और अब भारत को वर्मा से अलग कर दिया गया और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय एक जो हमने 73 के एक्ट में बताया था, एक ये देख लीजिए। इस अधिनियम के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई, ठीक है। 37 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। तो आप देख सकते हैं ये विभिन्न एक्ट जो कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कहने को भारतीय वेलफेयर या भारतीय प्रशासन के लिए बनाए गए, लेकिन इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो काम किया गया वो किसके वेलफेयर के लिए किया गया? ब्रिटेन के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जो कि ब्रिटेन में कार्यरत थी। ये सब चीजें देखने के बाद हम नेक्स्ट पर जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा करेंगे। इस एक्ट्स में जो मैंने मेन पॉइंट बताया उस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहे। जैसे 1 लाख रुपए वाला 33 का एक्ट, ईसाई मिशनरी वाला 33 का एक्ट, 58 का एक्ट देख लीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद 57 का विद्रोह हुआ था इसलिए 58 का देख लीजिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है उस पर देखिए। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं, 33 का, 58 का, 1919 का, 19 को 35 का, इतने जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और उसको सुभाष चंद्र बोस, ये 3 टॉपिक लगभग जो पैरेलल्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का टाइम पीरियड 1942, ठीक है। आप भारत छोड़ो आंदोलन को एक चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कह रहा पहली बार गांधी जी ने उग्रता पूर्वक सोचना प्रारंभ किया। देखिए गांधी जी के विचार से आप बहुत ही ज्यादा सहमत या नहीं भी सहमत हुए होंगे। आप गांधी जी के जितने भी आंदोलन है क्रम से अगर आप देखिए, उन्होंने क्या किया, चंपारण किया, उन्होंने खेड़ा किया, उन्होंने अहमदाबाद किया, फिर उसके बाद उसी क्रम में उन्होंने असहयोग किया, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा किया। तो आप देख रहे हैं बराबर वो चाहते हैं अनुनय विनय, मतलब बिना खूना खच्चर के या बिना हिंसा के चीजें क्या हो जाए, मैनेज हो जाए, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो प्रशासन या राजनीतिक अधिकार जो हमारे पहले से थे, जो उन्होंने छीन रखे थे, हमें वापस देते। लेकिन लास्ट तक आते आते गांधी जी एक बात समझ गए थे कि भारत से जो ब्रिटिशर्स है वो तब तक नहीं भागेंगे जब तक उग्र रूप धारण नहीं किया गया। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए, प्रत्यक्षता उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंसा करो, लेकिन अगर हिंसा हो रही थी तो उन्होंने अपने ये सब बंद कर लिए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हिंसा नहीं होगी तो शायद ब्रिटेन भारत को कभी छोड़ेगा नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन को इसी विचारधारा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है क्रिस मिशन की असफलता,
जो कि क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स ने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि हम भारत को ये छूट देंगे, उसकी असफलता के उपरांत ही महात्मा गांधी विचारधारा में ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। ऐतिहासिक परिवर्तन, जैसा कि मैंने बताया कि उनके जो विचार थे वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, लिबरल थे। पहली बार गांधी जी ने उग्रता पूर्वक सोचना प्रारंभ कर दिया। फिर कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम महान जन संघर्ष था, जिसकी राजनीति महात्मा गांधी ने तैयार की थी। अंतिम महान जन संघर्ष इसलिए कहेंगे क्योंकि इस महान संघर्ष के बाद हम धीरे धीरे आजादी की ओर क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। धीरे धीरे कोलैबोरेशन शुरू हो गया था, धीरे धीरे राउंड टेबल पर बातचीत शुरू होने लगी थी कि हम भारत को धीरे धीरे क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। और जैसे ही लिबरल पार्टी ब्रिटेन में आई, ठीक है, एटली प्रधानमंत्री बने, तो धीरे धीरे भारत की तरफ उनका जो रुख है वो बदलने लगा और भारत की तरफ लिबरल होते चले गए। फिर कह रहा है हरिजन में महात्मा गांधी ने प्रकाशित करवाया था कि अंग्रेज भारत को ईश्वर अथवा अराजकता के भरोसे छोड़े थे। ठीक है, वो कह रहे हैं अराजकता के भरोसे या ईश्वर के भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता कि भारत को किस ओर लेके जा रहे हैं। फिर आया वर्धा प्रस्ताव, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं नींव रखी, किसकी नींव रखी, भारत छोड़ो आंदोलन की। गांधी जी द्वारा किए गए प्रस्ताव को कांग्रेस कमेटी द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। बाद में कांग्रेस द्वारा समर्थन किया गया। मतलब भारत की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन, मतलब कांग्रेस जो सोच रही हो उससे भी बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे किसको, भारत छोड़ो आंदोलन पर। वर्धा प्रस्ताव और मुंबई देखिए 7 अगस्त 1942 में मुंबई में ग्वालियर टैंक के मैदान पर, ये जगह पूरा याद रखिए, 42 में, वो भी अगस्त 42 में, वो भी 7 अगस्त 42 में मुंबई में ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ और 14 जुलाई को क्या हुआ, वर्धा प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। गांधी जी ने इसी अवसर पर कहा करो या मरो। अब देखिए ये उग्र टर्म है, टर्म ही आपको उग्र लग रहा है, या तो करो या तो क्या हो जाओ, मर जाओ। तो ये टर्म उग्र है, इसका मतलब जो गांधी जी है वो कहीं ना कहीं उनके जो विचार है वो एक प्रोसेस में है उग्रता की ओर। और कहा स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मतलब गांधी जी का अगर स्वतंत्रता नहीं मिली तो हम इससे कम में, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हमें उत्तरदायी सरकार नहीं चाहिए। बराबर ब्रिटेन बोला था हम तुम्हें उत्तरदायी सरकार दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे। गांधी जी ने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता से कम अब कुछ भी मंजूर नहीं है। कांग्रेसी नेता और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस के लेखक पट्टाभी सीतरमैया का कहना था कि उस दिन गांधी जी की अवतार एवं पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे, क्योंकि उनका भाषण ऐसा लग रहा था, उनके भाषण से ही उग्रता झलक रही थी। अतः 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का प्रारूप 9 अगस्त को पुनः विचार होना था और गांधी जी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार क्यों किया जो है ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो समझ चुके थे कि एक इतना जो है गांधी जी इस तरह के विचार रख रहे हैं, इस तरह के जो है नारे दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ये लोग उग्र करने वाले। इससे पहले ही उग्रता शुरू हो, कांग्रेस के जितने भी चोटी के नेता हैं उनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ा। गांधी जी ने कहा मेरा नेतृत्व नहीं होगा तो क्या आंदोलन नहीं होगा। ठीक है, चाहे जो है लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जितने भी कांग्रेस के चोटी के नेता गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन आंदोलन चालू रहा क्योंकि इनमें जन सहभागिता बहुत अधिक थी। लोगों ने जो है गांधी जी के जो नक्शे कदम उसमें चला और भारत को स्वतंत्रता मिली। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार, मतलब अलग अलग जगह लोगों ने क्या किया, अपनी सरकार स्टैब्लिश। सबसे पहले बलिया में, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश था, किसके नेतृत्व में, क्वेश्चन आया, चित्तू पांडे के नेतृत्व में, अगस्त 42 में बनी। फिर तामुलुक जो कि बंगाल में था, 42 से 44 तक विद्युत वाहिनी संगठन द्वारा। फिर सतारा में सबसे ज्यादा दिन तक कहाँ रही, सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकार बनी। नाना पाटिल के प्रभावशाली नेतृत्व में 1943 में भारत प्रति सरकार कायम हुआ। तो 3 सरकार आप देख सकते हैं, सबसे पहले बलिया में, फिर तामुलुक जो कि बंगाल में है। बलिया कहाँ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश, तामुलुक मिदनापुर बंगाल और सतारा महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे ज्यादा दिन तक पूछे तो सतारा महाराष्ट्र में रही है। अब देखो आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी, 43 में सिंगापुर में। ठीक है, पहलकर्ता कौन थे, जो कि हमारे आजाद हिंद फौज की जो पहल की थी वो मोहन सिंह ने की थी, जो कि उस समय ब्रिटेन की भारतीय सेना के क्या थे, वो अफसर थे। ब्रिटिश जापान युद्ध में भारतीय सैनिकों सहयोग और संगठन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो जापान से वो संगठन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन से आजाद हिंद फौज को ताकत मिली कि हम अब संगठित होकर भारत को स्वतंत्र कर सकते हैं। अच्छा, आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण उस वक्त शुरू हुआ जब सुभाष चंद्र बोस को
जर्मन एंड जापानी पनडुब्बी द्वारा 2 जुलाई 43 में सिंगापुर लाया गया। अब वो जर्मन जापानी पनडुब्बी से जब वो सिंगापुर लाया गया, वो समझ गया कि अब वो समय आ चुका है। अच्छा, सिंगापुर के वापस लौटने के बाद उन्होंने 21 अक्टूबर 43 को स्वाधीन भारत की सरकार का गठन किया। तो उन्होंने क्या किया, स्वाधीन भारत की सरकार भी बनाई, कब, 21 अक्टूबर 1943 में। फिर देखिए, अंडमान निकोबार को जीतने के बाद उनका नाम क्रमशः शहीद एवं स्वराज द्वीप रखा। क्वेश्चन आ चुका है। तो उन्होंने अंडमान निकोबार को क्या था, जीता था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। मार्च और जून 94 की भी आजाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। अब देखिए कब तक सक्रिय रही। लाल किला केस क्या था, ये देखिए, आजाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर अंग्रेज सरकार द्वारा दिल्ली के लाल किले में 45 में मुकदमा चलाया गया। अब आजाद हिंद फौज क्यों, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया, साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, अंडमान निकोबार को जीता था। इसी क्रम में उन पर ये केस चलाया गया, और कहाँ पे, लाल किले में। 3 अधिकारी थे, मेजर शहनवाज खां मुस्लिम जो थे, कर्नल प्रेम सहगल हिंदू थे, और कर्नल गुरु दयाल सिंह सिख थे। आप देखिए ये क्या है, मुस्लिम हिंदू सिख एकता है, जो कि भंग करने का प्रयास उन्होंने किया था सांप्रदायिक निर्वाचन जब लेके आए थे। कांग्रेस स्तर से मूलाभाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कारजू आसफ थे, जवाहरलाल नेहरू आदि वकील थे। देखो ये 3 वकील इसमें शामिल थे, जो कि क्या चाह रहे थे कि हम सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद फौज के जो भी लोग इसके प्रति गिरफ्तार किए गए उनको बचा सके। कड़ी प्रति के बाद अंततः फांसी को क्या कर दिया गया, टाल दिया गया। फांसी क्यों टाली गई, फांसी आप समझ रहे हैं क्यों टाली गई, ठीक है। फांसी इसलिए टाली गई थी क्योंकि इन्होंने बहुत एड़ी चोटी कदम लगा के चीजों को क्या किया था, मैनेज किया था, इसीलिए चीजें क्या हुई, मैनेज हुई। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये रहा है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट और आजाद हिंद फौज, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट से जो क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको बता दिया। एक आप पढ़ लीजिए, 17 महाराष्ट्र में सबसे अधिक समय तक रहने वाली समानांतर सरकार बनी, किसके प्रभावशाली नेतृत्व में, नाना पाटिल, याद रखिएगा। एक बलिया वाला पूछता है, तो पूछता है किसके नेतृत्व में, तो चिंतु पांडे के नेतृत्व में। ये समानांतर सरकार कब बन रही थी, तो आप कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम बन रही थी, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि कहाँ पे ये जो है बैठक हुई थी, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में कब हुई थी, 42 में। कब हुई थी, अगस्त में। कब हुई थी, 7 अगस्त। तो 7 अगस्त 1942 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गांधी जी का ये चुनौती कि मैं देश के बालों से ही कांग्रेस से बड़े आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किस टाइम डिलीवर्ड किया गया, तो ये आप याद रखिएगा 42 में डिलीवर्ड किया गया, ठीक है। उसके बाद उग्रता पूर्वक सोचना उन्होंने शुरू किया था, ये समझ में आ रहा है। तो ये कुछ मैं पॉइंट्स आपको इसलिए एलेबोरेट कर रही हूँ कि आप थोड़ा चीजों को समझिए, ठीक है। आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री फाइनली क्या होती है, समाप्त होती है। तो आपको मैंने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों अच्छी तरीके से पढ़ाया है। आप अच्छे से सारे वीडियोस को देखिए, 1 बार 2 नहीं 3-4 बार देखिए। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, पीडीएफ से बार बार रिविजन करिए। मैं आपको बता सकती हूँ कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पीडीएफ से बाहर नहीं आएगा। तो इस चीज को समझते हुए आप आगे बढ़िए। बस मैं कहूंगी पीडीएफ को बार बार रिविजन करिए, और कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप ग्रुप में मैसेज करिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर कोई भी समस्या आपको होती है, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, जीत को हासिल करिए, क्योंकि आपको इतने लोगों के बीच में, मतलब इतने कंपटीशन के बीच में आपको अपना झंडा गाड़ना है, और मुझे विश्वास है कि आप अपना झंडा गाड़ के रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।